अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 एंड दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखें, जो मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अगर तो वो मल्टीपल फैक्टर्स मौजूद हों तो एक मुल्क जो है वो ठीक मायनों में तरक्की करता है। और उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ से क्या मुराद है कि हर मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो सर्टन प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए क्या मुल्क के अंदर जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो मौजूद हैं कि नहीं है, ये किस में आ जाएगा, मुल्क के लीगल सिस्टम में आ जाएगा। सेकंड है कि हर बंदा जब भी कोई बिजनेस करता है तो वो मल्टीपल एग्रीमेंट्स करता है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, तो क्या मुल्क के अंदर जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स हैं वो मौजूद है कि नहीं मौजूद, ये भी डिपेंड करता है आपके मुल्क में जो जुडिशल सिस्टम है या जो रूल ऑफ लॉ है उस पर डिपेंड करता है। देखिए, मार्केट एक ऐसा प्लेस है जिधर बायर और सेलर जो है वो मीट करते हैं, और बायर जो है वो अपनी मर्जी की चीज़ खरीदता है और सेलर जो है वो उसने जो भी प्रोड्यूस किया होता है उसको सेल करता है। एक मार्केट कितनी इफेक्टिव है, कितनी एफिशिएंट है, वो डिपेंड करता है कि उस मुल्क के अंदर कानून की कितनी बालादस्ती है। देखें, जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं मार्केट में तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो बाज़ार में जाते हो, कोई इलेक्ट्रिक चीज़ बाई करते हो, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई फ्रिज बाई की है, तो उस जो फ्रिज की क्वालिटीज़ हैं या जो उसकी स्पेसिफिकेशन है वो आपको लिखी हुई मिलेंगी। आपने बेसिकली वो फ्रिज क्यों बाई की है, क्योंकि आपने उसकी वो स्पेसिफिकेशन देखी है कि इतनी बिजली खाती है, इतनी कूलिंग करती है, इतनी इसकी कैपेसिटी है, इतनी इसकी वारंटी या गारंटी है। तो आपने बेसिकली उस चीज़ को देखते हुए एक एग्रीमेंट के ज़रिए वो फ्रिज खरीद लिया है। लेकिन अगर जो सेलर है उसने आपसे कह लेंगे फ्रॉड किया है और जो स्पेसिफिकेशन बताई है उसके मुताबिक वो चीज़ नहीं है, तो इट मीन्स कि उसने आपसे क्या किया, फ्रॉड किया। तो अब आपके पास एज अ सिटीज़न, एज अ बायर, आपके कुछ राइट्स हैं कि आप उसको शो कर सकते हो कि उसने आपके साथ धोखा दे की है। सो अगर तो आपके मुल्क के अंदर ऐसे लॉ मौजूद हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपकी जो राइट्स हैं उसको बचाने में मदद करते हैं, तो फिर तो आपके मुल्क की जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो बेटर होगी। लाइक आपके साथ अगर धोखा हो गया फ्रिज खरीदने में, तो आपके पास ऐसी रेमेडीज अवेलेबल होनी चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जिधर जाके आप बोलो कि मेरे साथ ये धोखा हुआ है। तो ये एक एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट की या एग्रीमेंट की, जो कि आपने किया था सेलर से जब आपने वो चीज़ बाई की है। इसी तरह से जो सेलर है वो भी मल्टीपल एग्रीमेंट करता है बायर के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला है वो लीज पे कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ लाइक फ्रिज या एसी है वो बेच देता है, और जो बायर है अब उसके साथ उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा। फॉर एग्जांपल, जो बायर है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो अब जो सेलर है उसके पास एक राइट है कि वो आपको सू कर सके और एक जो भी लीगल फोरम है या जो भी लीगल चैनल है उसके थ्रू आपसे अपने पैसे वापस ले सके। सो अगर तो एक मुल्क के अंदर ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स जो हैं ये मौजूद हों, प्लस जो अदारे हैं वो फंक्शनल हों, तो फिर क्या है कि जो बिज़नेस है उसको एक अच्छी इन्वायरमेंट मिलती है और बिज़नेस जो है वो ग्रो करता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें मुल्क के अंदर मौजूद ना हों, अदारे ना हों, इंस्टीट्यूट्स ठीक से काम ना करें, तो फिर क्या है कि जो बायर है प्लस जो सेलर है उनका कॉन्फिडेंस नहीं रहता आपके लीगल सिस्टम पे, आपके बिजनेस इन्वायरमेंट पे, तो उससे क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है बात प्रॉपर्टी राइट्स की। प्रॉपर्टी राइट से क्या मुराद है कि हर इंसान जो होता है वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी ओन करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक लैंड ओन कर सकता है, घर ओन कर सकता है, इसके अलावा डिफरेंट रिसोर्सेज को ओन कर सकता है, और इसके अलावा फिजिकल के अलावा इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है। लाइक आपका जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल्स हैं, वो सारे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। सो जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो बेसिकली ऐसे होने चाहिए कि वो आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें। लाइक आपका जो घर है वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको हर लीगल वे में अपनी मर्जी, अपनी मंशा के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हो, और स्टेट जो है उसका फ़र्ज़ बनता है कि आपके एसेट्स की प्रोटेक्शन करे और कोई बंदा इलीगल उस पर कब्जा ना कर सके। इसी तरह से जो करेंसी नोट्स गवर्नमेंट इशू करती है वो भी एक प्रॉपर्टी है आपकी। आपकी मर्ज़ी है कि उस $100 का जो नोट है उससे कोई चीज़ खरीदें, किसी को लोन में दे दें, या फिर आप उसको जार में बंद करके रख दें या फ्रिज में रख दें, ये आपकी मर्ज़ी है। सो ये जो सारे राइट्स हैं ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बेसिकली लॉ के थ्रू। और गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हेल्प करते हैं कि किसी भी पार्टी का जो भी राइट है वो पूरा हो और उसको उसके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी ना हो। सो अगर तो एक जो मुल्क है उसके अंदर एक अच्छा लीगल सिस्टम मौजूद है, तो उससे क्या है, बिजनेस की इन्वायरमेंट को बढ़ावा मिलता है और इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ होती है।
सो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, वो बेसिकली जो लीगल सिस्टम है उसको हम कहते हैं। और जो लीगल सिस्टम के अंदर जो उसकी एफिशिएंसी और जो इफेक्टिवनेस है, अगर वो ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बेहतर होगी। इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि जो भी लॉज हैं वो फेयर होने चाहिए। फेयर से मुराद ये है कि वो इक्वली इन्फोर्स होने चाहिए हर सिटीज़न पे। या कोई भी लॉ अगर किसी इंडस्ट्री के लिए बनता है तो वो पूरी इंडस्ट्री पे इन्फोर्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कार इंडस्ट्री के लिए कोई भी कवानीन बनते हैं तो वो इस तरह से फेयर और एप्लीकेबल होने चाहिए कि हर कंपनी पे वो इक्वली अप्लाई हो। लाइक अगर गवर्नमेंट कहती है कि कार की सेल्स पे टैक्स को वो 50% कर देती हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कि जी होंडा की कार पे 20% टैक्स है और टोयोटा पे 50% टैक्स है। उससे क्या है कि जो लॉ की फेयरनेस है वो इफेक्ट होगी। सो गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी देती है वो जर्नल होती है, और अगर किसी सेक्टर के रिलेटेड है तो सेक्टर की तमाम कंपनीज के लिए होती है। अगर वो आम पब्लिक के लिए है तो गवर्नमेंट उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करती, उसको उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, और हर एक के लिए जो लॉ है वो सेम होता है और हर एक पे सेम वे में एप्लीकेबल होता है। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से अगर कोई भी कवानीन मौजूद हैं। लाइक एक घर है, वो आपकी अगर प्रॉपर्टी है तो आप उसको किसी को रेंट आउट कर सकते हैं। अब रेंट आउट करने से आपने क्या है कि किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपका वो घर यूज़ करेगा और इसके बदले आपको वो पैसे देगा। सो अगर वो जो सेकंड पार्टी है जिसने आपका घर किराए पे लिया है, अगर वो इस एग्रीमेंट से डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो आपके पास लीगल रेमेडी होती है टू गो टू पुलिस, सो दैट पुलिस जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर इन्फोर्स करवाती है, या तो घर खाली करवा के देती है या फिर कोर्ट जो है आपको रेंट लेके देता है। इसी तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी के अलावा, लाइक हमने बात की थी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है लाइक आवर नॉलेज या स्किल, वो भी एग्रीमेंट के थ्रू ही या एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जो होते हैं उसके थ्रू इन्फोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्जन है, उसने अगर ऑपरेट किया है तो उसने बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट किया अपने पेशेंट के साथ, और उस कॉन्ट्रैक्ट के एवज उसको कोई ना कोई सैलरी मिली है पेशेंट से, और उसने पेशेंट को क्या है कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और उसका ऑपरेट किया है। सो अगर जो पेशेंट है वो आफ्टर सर्जरी इनकार कर देता है कि वो सर्जन को पैसे पे नहीं करेगा, तो फिर क्या है, सर्जन के पास एक लीगल रेमेडी है टू गेट हिज पे या वेज। इसी तरह से अगर जो कस्टमर होते हैं उनके भी राइट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो एडवोकेट के पास जाता है टू गेट लीगल सर्विसेज, और वो उसको उसकी फ़ीस पे कर देता है, मगर जो लॉयर है वो फ़ीस लेने के बावजूद भी उसको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, तो फिर जो कस्टमर है उसके पास भी लीगल रेमेडी है कि वो अपनी जो पेमेंट है वो वापस ले सके। सो जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो एग्रीमेंट है, ये बड़ी हद तक डिपेंड करते हैं कि हमारे मुल्क की जो लीगल इन्वायरमेंट है वो कैसी है। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इन्फोर्स बाय लॉ हों तो फिर जो दोनों पार्टीज़ हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरकनेक्ट करते हैं, जिससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है, इकॉनमी बूम करती है। लेकिन अगर मुल्क के अंदर जो लीगल इन्वायरमेंट है वो अच्छी नहीं है तो फिर लोग हेजिटेट करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने से, क्योंकि लोग जो हैं वो ये समझेंगे कि जो मुल्क है उसका लीगल सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं है, और कोई भी आदमी एग्रीमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर सकता है, और कोई भी लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक मुल्क जो है उसकी लीगल इन्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग हो, वहाँ के जो कवानीन हैं वो फेयर हों, और कवानीन जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो अदारे हैं वो मजबूत हों और फंक्शनल हों। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो मुल्क जो है वो ज़्यादा जल्दी तरक्की करेगा और ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा होगा। अच्छा, पिछली स्लाइड्स में जैसे हमने लीगल इन्वायरमेंट की बात की, रूल ऑफ लॉ की बात की, अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी से मुराद है कि एक जो वर्कर है असेंशली वो अपना काम कितनी अच्छे तरीके से करता है। अगर वो अपना काम बेहतर तरीके से करता है, अच्छे तरीके से करता है और कम टाइम में ज़्यादा काम करता है, तो हम कहेंगे कि वो लेबर जो है वो प्रोडक्टिव है, क्योंकि वो कम टाइम में अच्छी क्वालिटी का ज़्यादा काम करता है। देखिए, अगर एक जो नेशन है उसके अंदर जितने भी लेबर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म में वो मुल्क की जो तरक्की का रेट है वो भी ज़्यादा होगा। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक अमेरिकन वर्कर है और एक कनेडियन वर्कर है। कनेडिया कनाडा में जो वर्कर है वो अगर 10 पीस बना रहा है 1 घंटे में ब्रेड के, जबकि जो अमेरिका में वर्कर है वो ब्रेड के 2 पीस बना रहा है घंटे में, तो इससे साफ पता चलता है कि जो कनाडा का वर्कर है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो 1 घंटे में 10 पीस बना रहा है। उसकी प्रोडक्टिविटी 80% या कह लें कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा है यूएस वर्कर से, क्योंकि यूएस वर्कर जो है वो खाली 2 पीस बना रहा है ब्रेड के 1 घंटे में।
सो प्रोडक्टिविटी को हम क्वांटिटेटिवली मेजर भी कर सकते हैं और क्वालिटेटिवली भी मेजर कर सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी की ब्रेड बना रहा है कैनेडियन वर्कर, प्लस वो कितनी जल्दी कितनी ज़्यादा ब्रेड बना रहा है। सो लॉन्ग टर्म में अगर जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट है, इफेक्टिव हैं, उनकी स्किल लेवल हाई है, तो हम कहेंगे कि उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। हमने ये बात तो कर ली है, डिस्कशन तो कर ली कि अगर एक मुल्क के अंदर जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा तो ग्रोथ ज़्यादा है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि लेबर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कैसे होगी किसी भी वर्कर की। तो उसका सिंपल आंसर है कि अगर तो ह्यूमन कैपिटल है वो ज़्यादा होगा तो लेबर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? दिस इज़ द एक्यूमुलेटेड नॉलेज, स्किल्स, एक्सपर्टीज और जो एक्सपीरियंस है वर्कर का, उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। देखिए, एक जो मुल्क है जिधर एजुकेशन लेवल बेटर है, जिधर लोगों के पास एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटी मौजूद है, ऐसा मुल्क जिधर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ज़्यादा है, जिधर जो वर्कर है वो अपने स्किल्स को किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से हासिल करता है, तो उस मुल्क में जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसने प्रोफेशनल वे में किसी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट से अपने स्किल्स को हासिल किया है और उसको पता है कि मैंने अपनी जॉब को किस तरह से करना है और मैंने किस तरह से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ को प्रोड्यूस करना है और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करना है। सेकंड जो चीज़ है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है लेबर प्रोडक्टिविटी के लिए, वो टेक्नोलॉजी है। देखें, जितनी बेहतर टेक्नोलॉजी होगी उतना वो ज़्यादा लेबर को हेल्प आउट करेगी उसकी प्रोडक्टिविटी में। डेफिनेटली जो मशीन्स हैं वो हमारे काम को आसान बनाती हैं और जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है उतनी अच्छी मशीन्स होंगी। टेक्नोलॉजी को जो चीज़ कह लें कि और बेहतर बनाती है, दैट इज़ इनोवेशन। इनोवेशन से मुराद ये है कि हम टेक्नोलॉजी को अपनी ईज़ के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात ही करते हैं ट्रांजिस्टर्स की, तो ट्रांजिस्टर जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ होते हैं और ये 1947 में इन्वेंट हुए थे। अब ट्रांजिस्टर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है कि एक मोबाइल फ़ोन जो कि छोटी सी डिवाइस है उसको हम मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर की वजह से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को बहुत कम एनर्जी चाहिए ऑपरेट करने के लिए। लाइक कंप्यूटर्स जो हैं वो भी अगर बने हैं तो उसकी बुनियादी वजह भी ट्रांजिस्टर्स की इन्वेंशन थी। सो जो इन्वेंशन होती है और फिर इनोवेशन जो है वो टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करती है और उसका असर फिर लेबर की प्रोडक्टिविटी पर भी पड़ता है। अब जो डिवाइसेस हैं या जो मशीन्स हैं या जो टेक्नोलॉजी है वो लेबर का काम आसान बना देती है, जिससे जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, तो वो भी एक मेन डिटर्मिनेंट है लेबर की प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से मुराद है कि अगर आप चीज़ें बड़े लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाएंगे तो जो उनकी बनाने की कॉस्ट है उसमें कमी आएगी। जब कॉस्ट में कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, सप्लाई ज़्यादा होगी और ग्रोथ में इजाफा होगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कनेडियन वर्कर की, हमने बात की, प्लस यूएस वर्कर की बात की, और हमने अपने एग्जांपल में कहा कि कनाडा के जो वर्कर है उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों ज़्यादा है। मे बी जो कनाडा का वर्कर है जो कि ब्रेड बना रहा है उसके पास लार्ज साइज ओवन अवेलेबल है। अब लार्ज साइज ओवन अवेलेबल होने से डेफिनेटली वो ज़्यादा ब्रेड प्रोड्यूस कर सकता है। यूएस का जो वर्कर है उसके पास मीडियम साइज का स्मॉल ओवन है, तो डेफिनेटली जब आप कम क्वांटिटी में चीज़ बनाएंगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। सो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ये भी डिटरमिन करती हैं लेबर की प्रोडक्टिविटी को। प्लस जो टेक्नोलॉजी है वो तो अपना रोल प्ले करती ही करती है। जिस मुल्क के पास जितनी बेटर टेक्नोलॉजी है उसकी प्रोडक्टिविटी भी उतनी बेटर है। सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। देखें, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ का एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि जो इनपुट है उसी को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। लाइक अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं इकोनॉमी में, लाइक गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसके लिए हमें इनपुट चाहिए। इनपुट क्या होगी? लाइक लेबर जो है वो एक इनपुट है, मशीनरी जो है वो इनपुट है, रॉ मटेरियल जो है वो इनपुट है। ये जब सारी चीज़ें को हम यूज़ करेंगे तो उसके बाद ही कोई ना कोई जो सर्विसेज है या गुड है वो प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल, आपने पिज़्ज़ा प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको एक कुक चाहिए, उसके अलावा आपको ओवन चाहिए जो कि मशीनरी है, उसके अलावा आपको चीज़ चाहिए, उसके अलावा आपको फ्लोर चाहिए जो कि रॉ मटेरियल है। तो जब हम इन चीज़ों को इनपुट करेंगे, इन पे प्रोसेस करेंगे तो पिज़्ज़ा प्रोड्यूस होगा एज एन आउटपुट। इसी तरह से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम बात करते हैं इनपुट की, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं कि लेबर अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी क्या अवेलेबल है, रॉ मटेरियल क्या अवेलेबल है, रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, ये सारी क्या है? इकोनॉमी की इनपुट है। और इनकी जो एग्रीगेट आउटपुट है वो है मुल्क की जीडीपी, जो कि एक मुल्क की ऑल गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन को हम कहते हैं। अच्छा, अब क्या है कि हम दो तरह से चीज़ों को देख सकते हैं, इनपुट के हवाले से और आउटपुट के हवाले से।
लाइक टोटल इनपुट क्या है जो कि इकानमी के अंदर मौजूद है, जो डिफरेंट फैक्टर्स मौजूद हैं जिनकी वजह से एक मुल्क जो है उसकी जीडीपी डिटरमिन होती है। लाइक अगर इनपुट के फैक्टर्स ज़्यादा होंगे, एफिशिएंट होंगे, तो मुल्क की जो आउटपुट है, जो कि जीडीपी है, वो भी ज़्यादा होगी। इधर हम अगली डायग्राम में देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इनपुट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखें, इधर दो डिफरेंट फिगर्स दिए हैं और एक है जीडीपी जो कि हम यूज़ कर रहे हैं एज एन आउटपुट फैक्टर। अब एक मुल्क जो है उसकी जीडीपी डिपेंड करती है कि मुल्क के अंदर वर्क फोर्स कितनी अवेलेबल है। वर्क फोर्स से मुराद है लेबर कितनी अवेलेबल है। सेकंड है ह्यूमन कैपिटल, कि वो जो वर्क फोर्स अवेलेबल है उसका लेवल ऑफ एजुकेशन, उसका लेवल ऑफ स्किल क्या है, उसकी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसको हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल। थर्ड है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल से मुराद मुल्क के अंदर जो लैंड है, जैसे मशीनरी है, एनर्जी, रिसोर्सेज हैं, ये सारा किस में आ जाता है, फिजिकल कैपिटल में आ जाता है। और फोर्थ चीज़ जो कि इनपुट में है दैट इज़ टेक्नोलॉजी, कि जो मशीनरीज अवेलेबल हैं वो कितनी ज़्यादा एडवांस हैं, वो कितनी बेटर टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है, वो कितनी एनर्जी एफिशिएंट है, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। वो जो मशीन्स अवेलेबल हैं वो कितनी एफिशिएंट है, वो सारा कुछ किस पर डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। सेकंड जो हमारे पास है फैक्टर्स ऑफ इनपुट, वो हमने ली है जीडीपी पर कैपिटा के हवाले से। जैसे हमने जीडीपी पर कैपिटा पढ़ा था कि जीडीपी को अगर हम टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड करें तो दैट इज जीडीपी पर कैपिटा। उसके फैक्टर्स ऑफ इनपुट में आ जाता है ह्यूमन कैपिटल पर पर्सन, कि जो ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल है ऑन एवरेज क्या है उसका रेट, उसको हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। सेकंड है फिजिकल कैपिटल पर पर्सन, तीसरा है टेक्नोलॉजी पर पर्सन। मेजरिंग प्रोडक्टिविटी, देखिए एक मुल्क जो है उसके जीडीपी में इजाफा तभी होता है जब उसका जीडीपी पर कैपिटा जो है वो हाई होता है। जीडीपी पर कैपिटा से क्या मुराद है कि टोटल जो पॉपुलेशन है एक मुल्क की, उसके हिस्से में कितनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज आ रहा है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जीडीपी पर कैपिटा की, तो हम ये डिबेट कर सकते हैं कि ओवर द लॉन्ग रन अगर एक मुल्क का जीडीपी पर कैपिटा जो है वो ग्रो करता है तो ही एक मुल्क ग्रो करता है। लेकिन वो ग्रो कब करेगा, जब हम देखते हैं कि जो एक एवरेज वर्कर है जो इकानमी में काम कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी में अगर इजाफा होता है तो फिर ही आपका जो मुल्क है उसकी जीडीपी पर कैपिटा में इजाफा होगा। देखिए, एवरेज वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम कैसे मेजर करते हैं कि एक जो वर्कर है अगर वो 1 घंटा काम करता है तो वो कितनी वर्थ की गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम कहेंगे कि एक जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। अगर हम एग्जांपल से बात करें तो 1996 में जो यूएस का एवरेज वर्कर था उसकी प्रोडक्टिविटी आज 2011 के मुकाबले में दैट वाज ऑलमोस्ट हाफ या उससे भी कम थी। मीन्स कि आज का जो वर्कर है 2011 में वो 1 घंटे में $100 की चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। सो एक वर्कर की अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो मुल्क का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो भी इंक्रीज होगा। देखिए, अच्छा, इसकी एक सेकंड एग्जांपल हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक वर्कर जो है वो अपने एम्प्लॉयर के लिए कितनी आउटपुट में कंट्रीब्यूट करता है। लाइक अगर एक तंदूर है उसमें एक वर्कर जो है जो कि रोटियां लगा रहा है वो 1 घंटे में 100 रोटियां प्रोड्यूस करके दे रहा है अपने एम्प्लॉयर को, और दूसरा जो वर्कर है वो 50 रोटियां प्रोड्यूस करके दे रहा है दूसरे तंदूर में। तो जो 100 करके दे रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी डबल है दूसरे तंदूर में बंदे से जो कि 50 रोटियां प्रोड्यूस करके दे रहा है। सो अगर तो ऑन एवरेज जो वर्कर है उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो जीडीपी पर कैपिटा उसमें भी इजाफा हो रहा है। लाइक अगर एक साल में हर वर्कर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी में 2% इजाफा हो रहा है या 3% इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ट्रू सेंस में जो ह्यूमन कैपिटल है हमारा वो इम्प्रूव कर रहा है, वर्कर जो है अपने स्किल लेवल्स को इम्प्रूव कर रहा है, टेक्नोलॉजी है वो उसको मदद दे रही है अपनी प्रोडक्टिविटी को में इजाफा करने की। तो हम कह सकते हैं कि जो जीडीपी पर कैपिटा है वो भी उस वजह से इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि एक जो वर्कर है उसकी जो एबिलिटी है टू प्रोड्यूस सर्टेन थिंग्स उसमें क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें तो इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर दो मुल्क हैं जो कि तरक्की कर रहे हैं और अगर उनकी जो ग्रोथ रेट है उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस हो, लाइक एक मुल्क जो है वो 2% रेट पे तरक्की कर रहा है दूसरा 2.5% पे, तो अगर हम इन लॉन्ग रन देखेंगे तो जो 0.5 का इवन डिफरेंस है लॉन्ग रन में वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा दोनों मुल्क की ओवरऑल तरक्की पे। इवन जो छोटी सी 0.5% जो मुल्क ज़्यादा तरक्की कर रहा है दूसरे से, आइंदा 10 सालों में वो मुल्क उससे बहुत आगे होगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टेबल होनी चाहिए, प्लस छोटा सा भी डिफरेंस जो है इन लॉन्ग रन वो बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है।
बात अगर हम करते हैं फिजिकल कैपिटल की, तो उसके अंदर हमने जैसे पहले बात की कि प्लांट आ जाता है, इक्विपमेंट आ जाती है, लैंड आ जाती है, रोड आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाते हैं। और अगर तो ये चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल हैं, ज़्यादा प्लांट इक्विपमेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी। प्लस इनकी जो फिजिकल कैपिटल अवेलेबल है उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है। लाइक अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल हैं किसी भी आईटी कंपनी के पास, ज़्यादा जितने कंप्यूटर अवेलेबल हैं वो भी मैटर करेगा, प्लस उनकी क्वालिटी कैसी है, वो जो उनकी प्रोसेसिंग एबिलिटी है वो कैसी है, प्लस कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव्स है वो कैसी है। तो जो क्वालिटी है फिजिकल कैपिटल की वो भी मैटर करती है। और इसी तरह जैसे हमने बात की कि ह्यूमन कैपिटल जो और जो फिजिकल कैपिटल है, बेसिकली यही लॉन्ग रन में डिटर्मिन करते हैं कि एक मुल्क जो है वो कितनी ज़्यादा तरक्की करेगा। अच्छा, अब अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो भी एड करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में। अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल आउटपुट की, तो वो भी मोस्टली किस पर डिपेंड करती है, टेक्नोलॉजी पे, इन्वेंशन पे, इनोवेशन पे। देखिए, अगर आप अपने मुल्क की बात करते हैं पाकिस्तान की, और हम कहते हैं कि वीट के प्रोडक्शन को ज़्यादा करना है, तो डेफिनेटली वो कब ज़्यादा होगी, जब आप अच्छी क्वालिटी का सीड प्रोड्यूस करेंगे। जितनी अच्छी क्वालिटी का आप सीड प्रोड्यूस करेंगे, पाकिस्तानी इन्वायरमेंट को देखते हुए, इस इन्वायरमेंट की नीड्स को देखते हुए, उतनी ज़्यादा आउटपुट होगी। सो अच्छा सीड कैसे प्रोड्यूस होगा, अगर आपके पास अच्छी ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा अच्छी इन्वेंशन की एबिलिटी है, स्मार्टर पीपल जो कि डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल हैं, वो जितने ज़्यादा हैं तो वो लोग उस पर काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, बेहतर सीड बना लेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि लाइक आजकल के दौर की बात करें तो आईटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर फील्ड में। जितने अच्छे आपके पास आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके बिजनेस को ज़्यादा अच्छे से न्यू एप्लीकेशंस बना के दे सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस की अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, या जो आपके बिजनेस में जो मशीन्स यूज़ होती है वो ज़्यादा बेटर वे में इन्वेंट करके दे सकते हैं, जो कि फिर ओवरऑल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकती है। अच्छा, अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो डेफिनेटली जैसे बात की है कि जो टेक्नोलॉजी है वो मशीन्स की क्वालिटी को बेटर बनाती है, जिससे क्या है कि प्रोडक्शन में इजाफा होता है। जब भी हम दो मुल्कों के जीडीपी को कंपेयर करते हैं, तो जो ज़्यादा बेटर मेजर है जिसको कंपेयर करना चाहिए, दैट इज़ जीडीपी पर कैपिटा। क्योंकि जो ह्यूमन या पॉपुलेशन है वो हर मुल्क की डिफरेंट है। अब चाइना है, उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी है, उसकी अगर हम जीडीपी को कंपेयर करें न्यूजीलैंड से, तो चाइना की जीडीपी तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें ट्रू पिक्चर कब पता चलेगी, जब हम जीडीपी पर कैपिटा को देखेंगे कि एक बंदे के हिस्से में कितनी गुड्स की प्रोडक्शन या कंजम्पशन आ रही है, या गुड्स या सर्विसेज की यूज़ वो कितनी कर सकते हैं, उसके पास कितनी अवेलेबिलिटी है इन चीज़ों की। सो जो जीडीपी पर कैपिटा है वो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर है, जो कि हमेशा यूज़ किया जाता है जब हम दो कंट्रीज़ की जीडीपी को कंपेयर करते हैं। अच्छा, कैपिटल डीपनिंग की अगर हम बात करें, तो वो है कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। और जो एक वर्कर है उसकी प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, कि उसके मुल्क के अंदर कितना ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल है। कैपिटल डीपनिंग से मुराद है कि हम अपने जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए उनका जो एजुकेशन लेवल है, उनका जो स्किल लेवल है, उसको कितना इम्प्रूव किया है। अगर तो हमने पर पर्सन जो है या ऑन एवरेज जो है लोगों के एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव किया, तो इसका मतलब है हमने क्या किया है, कैपिटल डीपनिंग की है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो 1970s से पहले जो है अमेरिका में अबाउट 50% लोग जो है वो हाई स्कूल करते थे, और अगर आपकी बात करें तो 90% या 80% से ज़्यादा लोग जो है हाई स्कूल को पास आउट करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी ऑल दो एजुकेशन लेवल इंप्रूव हो रहा है, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं गया है। सो जब आपका एजुकेशन लेवल इंप्रूव होगा लोगों का, प्लस जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज़्यादा मुल्क में आएंगे, वो लोगों का जो स्किल लेवल है उसको प्रोफेशनली इंप्रूव करेंगे, तो फिर क्या है, कैपिटल डीपनिंग होगी, ज़्यादा बेहतर माइंड प्रोड्यूस होंगे आपके मुल्क में। और जो ज़्यादा बेहतर माइंड है, इनोवेटिव माइंड है, वही बेहतर टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, वही इन्वेंशन कर सकते हैं, वही इनोवेशन कर सकते हैं। और कैपिटल डीपनिंग के थ्रू ही हम अपने लोगों का स्किल लेवल, एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव करके मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं। अब एक चीज़ है हेल्दी क्लाइमेट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, इस चीज़ की बात करें, जैसे हमने पहले डिबेट किया कि फिजिकल या ह्यूमन कैपिटल या कैपिटल डीपनिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों के अलावा जो एक ओवरऑल क्लाइमेट है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ वो भी हेल्दी होना चाहिए। उसमें हमारा लीगल सिस्टम भी आ जाता है, हमारा लॉज आ जाते हैं, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लॉज आ जाते हैं, जुडिशल सिस्टम आ जाता है, अदारों की कारकर्दगी आ जाती है। इन सारी चीज़ों के अलावा जो हमारी मार्केट्स हैं या जो हमारा मुल्क का ओवरऑल सिस्टम है या जो सोशल सिस्टम है वो भी सपोर्टिव अगर होगा बिजनेस के लिए, तो फिर ही मुल्क तरक्की करेगा। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, क्लाइमेट बनाती हैं। देखिए, हर बंदा जो है वो बिजनेस क्यों करता है, फॉर सम रिवार्ड है। रिवार्ड क्या है, प्रॉफिट।
अगर आपके मुल्क में जो प्रॉफिट है उसको अर्न करने के लिए कोई हर्डल्स नहीं है तो फिर ही लोग बिजनेस में एंटर होंगे ना। अगर आप देखिए मार्केट इकोनॉमी की जो सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट है वो ये होता है कि ऑन बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आप अपने प्रॉफिट को ज़्यादा या कम कर सकते हो। सो हर वो बिज़नेस जिधर ज़्यादा प्रॉफिट अवेलेबल होता है लोग उधर अपने रिसोर्सेज को या एनर्जीज को शिफ्ट करते हैं और फिर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने की कोशिश करते हैं। कैपिटलिज्म में यही है कि हर बंदा जो है वो अपनी मर्ज़ी का एक प्रॉफिट अर्न कर सकता है और उसके लिए ये इंसेंटिव है कि अगर वो वर्क हार्ड करता है तो वो अमीर हो सकता है। सो ये जो इंकरेजमेंट है ये बेसिकली कौन लेके आती है? मार्केट इकोनॉमी लेके आती है, जिधर गवर्नमेंट जस्ट क्या करती है कि एक पॉजिटिव लीगल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है बिजनेसेस को, लोगों को कह लें कि लो होता है कि वो जायज़ मुनाफा कमा सकते हैं। गवर्नमेंट का काम है लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन करना प्लस टैक्स इकट्ठा करना और फिर क्या है कि लोगों को एक कह लें कि इनकरेज करना कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आए। अब देखिए जब आपको पता है कि आप एक इकोनॉमी में रह के बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं तो फिर आप खुद से ही मोटिवेटेड होंगे अपने ह्यूमन कैपिटल में कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए, अपने एजुकेशन या स्किल लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। आप एज अ बिजनेसमैन सोचोगे कि मैं अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए न्यू मशीन जो है उसको ख़रीदता हूँ, मैं अपना स्किल लेवल इम्प्रूव करता हूँ, मैं अपने ट्रेनिंग के लेवल को इम्प्रूव करता हूँ। तो ये जो सारे इंसेंटिव है बेसिकली ये हमें एक जो मार्केट इकोनॉमी है उसी में रह कर ही मिल सकते हैं, एक कम्पिटिटिव मार्केट में मिल सकते हैं जिधर हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। और गवर्नमेंट का काम है कि इन सारी चीज़ों को हम बस मॉनिटर करे, रेगुलराइज करे और लोगों के लिए या बिजनेस के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि अनड्यू डिफ़िकल्टीज़ पैदा करें। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो मुल्क खुद ब खुद ही ये रैपिड ग्रोथ की तरफ बढ़ सकता है। सो जो कम्पिटिटिव मार्केट है उनकी ये पावर है कि वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, स्पेशली बिजनेस ओनर्स को, कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करें। अब देखिए ये मार्केट ओरिएंटेशन है जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड भी है। हम देखते हैं कि अगर कोई चीज़ जो है वो हमें मुल्क में बनाना महंगी पड़ती है तो हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो जो मार्केट ओरिएंटेशन है या कम्पिटिटिव मार्केट्स है वो इंटरनेशनल ट्रेड को भी प्रमोट करते हैं, जिससे हेल्दी कंपटीशन भी आता है और ओवरऑल जो ग्रोथ है वो भी इम्प्रूव होती है। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट है उसका कोई रोल नहीं है इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट भी रोल प्ले करती है और पॉजिटिव रोल गवर्नमेंट को करना भी चाहिए थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइवेट बिजनेसेस जो है वो अपनी रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन को ठीक नहीं कर सकते, या जो रिक्वायर्ड रिसर्च है किसी भी बिजनेस के लिए वो अवेलेबल नहीं होती। तो गवर्नमेंट क्या है वो रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन के हवाले से जो एक कॉमन बिजनेसमैन है उसकी हेल्प करती रहती है। देखिए फॉर एग्जांपल एक न्यू इंडस्ट्री को अगर गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है तो उसकी कोई ना कोई तो लिमिट होगी ना कि वो कितनी इंडस्ट्री रिक्वायर्ड है। लाइक अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल देते हैं, लाइक सीएनजी स्टेशन जो है उसको बनाने की इजाज़त दी गवर्नमेंट ने, लेकिन उसमें गलती क्या हुई कि गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा लाइसेंसेस इशू कर दिए कि जितनी सीएनजी की सप्लाई ही नहीं थी, ठीक है, इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के पास गैस मौजूद ही नहीं थी जितने सीएनजी स्टेशन बन गए। अब उससे क्या हुआ कि लोगों ने पैसा तो लगा दिया सीएनजी स्टेशन पे, लेकिन वो पैसा बाद में ज़ाया हो गया क्योंकि गवर्नमेंट के पास उनको देने के लिए गैस ही नहीं थी और गवर्नमेंट को फिर सीएनजी से पेट्रोल पे शिफ्ट करना पड़ा। सो गवर्नमेंट उधर पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती थी कि जस्ट जितनी रिक्वायरमेंट थी या जितनी सप्लाई अवेलेबल थी गैस की उतने ही लाइसेंस देती, या फिर थ्रू पॉलिसी या रेगुलेशन जस्ट ऐसी गाड़ियाँ जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती थी उनको जस्ट सीएनजी लगवाना अलो करती, सो दैट फॉर लॉन्ग रन वो बिज़नेस भी चलता रहता और रिसोर्सेज की एलोकेशन भी ठीक हो जाती। जबकि गवर्नमेंट ने इसके बरक्स किया, हर बंदे को लाइसेंस इशू किया, सप्लाई थी नहीं गैस की और एट द एंड क्या हुआ कि जो सीएनजी स्टेशन है वो शट डाउन हो गए और अब हम देखते हैं कि पंजाब में तो बहुत ही कम सीएनजी स्टेशन है। सो गवर्नमेंट जब भी किसी पर्टिकुलर फील्ड को के लिए रिसोर्सेज एलोकेट करना चाहती है तो गवर्नमेंट को टोटल रिसर्च भी प्रोवाइड करनी चाहिए कि कितने ज़रूरत है इस फील्ड में सप्लायर्स की, सो दैट उससे ज़्यादा लाइसेंसेस इशू ना करें, सो दैट लोग उसमें ज़्यादा इंडल्ज ना हो क्योंकि अगर ज़्यादा उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी मोर देन डिमांड तो फिर क्या कि रिसोर्सेज वेस्ट होने का खर्चा भी होता है। अच्छा, अब अगर हम गवर्नमेंट रोल की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो इकानमी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है वो है एजुकेशन में। आपको पता है कि मेनली जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट की डोमेन है क्योंकि गवर्नमेंट के वसाइल सबसे ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट के पास
रूल्स लॉ बनाने की ताकत है, फाइनेंसिस हैं। अगर हम डेनमार्क में डेनिश स्कूल्स की बात करते हैं तो उधर क्या था सिस्टम कि 16 साल तक हर बच्चे ने कंपलसरी तालीम हासिल करनी है, जिससे डेनमार्क में एजुकेशन का जो निज़ाम है वो बेटर हो गया। ओवरऑल लोगों का जो एजुकेशन का क्या लें कि स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो थ्रू प्राइवेट स्कूल्स भी मुल्क में एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर कर सकती है। अच्छा, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को इनकरेज करना टू डू सेविंग्स एंड देन टू यूटिलाइज दैट सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट, या उन सेविंग्स की इन्वेस्टमेंट करना। अब क्या है कि गवर्नमेंट अपने थ्रू टैक्सेस जो है इन पॉलिसीज़ को इनकरेज करती है। लाइक गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप कि जो कैपिटल गेन्स हैं उस पर हम अब टैक्स रेट को कम कर देंगे। सो उससे क्या है कि लोग इनकरेज होते हैं टू डू इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट से क्या है कि मुल्क के अंदर जो कैपिटल है, जो कैपिटल शॉर्टेज है, उस जैसे मामलात या उस जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो अराइज नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो गवर्नमेंट जो है उसके पास इतना बजट होता है कि वो मुल्क का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकती है। लाइक रोड्स का जो नेटवर्क है, रेलवे का जो नेटवर्क है, उसको बेसिकली गवर्नमेंट ही इंप्रूव करती है। और अगर जो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है मुल्क में वो स्ट्रांग है तो बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए ये बड़ा ही पॉजिटिव होता है और ये बेसिकली आपके फिजिकल कैपिटल में आता है और इसकी वजह से मुल्क जो है वो ज़्यादा तरक्की करता है। इसी तरह से एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि गवर्नमेंट रोल प्ले कर सकती है, दैट इज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऐसे जोन्स होते हैं जिधर गवर्नमेंट स्पेशल टैक्स इंसेंटिव्स देती है और अलो करती है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, और ऐसा भी करती है अक्सर औक़ात कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बड़ी ही चीप रेट्स में अवेलेबल करती है, सो दैट वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आ सके। सो अगर हम बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की, तो देखा गया है कि जो गवर्नमेंट्स इस पर ज़्यादा काम करती हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना के देती हैं अपने लोगों को, वहाँ पर जो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि देखिए, अक्सर क्या होता है कि ऐसे कंट्रीज़, लाइक अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जैसे थरकूल है, थरकूल का प्रोजेक्ट थर में पाया जाता है। अब उधर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मेजर जो कॉस्ट है दैट इज़ उसकी ट्रांसमिशन। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी कि अब थर है जिधर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसके पास ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देगी और उधर लोगों को कहेगी कि आप अपनी फैक्ट्रीज़ को बनाएं। अब उधर फैक्ट्री बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट को जो ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रिसिटी की उस पर जो कास्ट है वो बच जाएगी। अब वो कास्ट बचने से गवर्नमेंट वो बेनिफिट जो है वो डायरेक्टली देगी फैक्ट्रीज़ को और उनको चीप इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करेगी, सो दैट वो अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। सो इस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना के, टैक्स इंसेंटिव्स दे के, सस्ती बिजली फराहम करके, ट्रेड पे टैक्स को कम करके गवर्नमेंट जो है वो ग्रोथ को इनक्रीज कर सकती है या इनक्रेज कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, अब रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो है हर बड़ी कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से होता है, लेकिन हर कंपनी या हर बिजनेस जो है उसको इंडिविजुअल तौर पे नहीं कर सकता। सो इसके अंदर गवर्नमेंट को रोल प्ले करना चाहिए और गवर्नमेंट्स रोल प्ले भी करती हैं। देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर के हवाले से पाकिस्तान में रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है जो कि मुल्क में सीड्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन करता है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बेटर जो सीड्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकें, सो दैट उनको यूज़ करके प्रोडक्शन में इजाफा किया जा सके। इसी तरह से हर मुल्क में गवर्नमेंट्स जो हैं वो टेक्निकल या वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनाती है जिधर न्यू टेक्नोलॉजी या इन्वेंशन पे काम होता है, और इसको करने का मकसद ये होता है कि हम डायरेक्टली अपनी इंडस्ट्री के लिए ऐसी मशीन्स या टूल बना सकें जिससे प्रोडक्शन बेहतर हो सके। क्योंकि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो खुद से अपने लिए न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं कर सकते, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट थ्रू लॉस भी लोगों को इनकरेज करती है कि वो इन्वेंशन करें। अब लीगली देखें, अब एक बंदा जो है जिसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस बंदे को उसकी उस एप्लीकेशन को बनाने के अगेंस्ट पेटेंट देती है और उसके नाम पे उसको रजिस्टर्ड कर देती है, सो दैट जो उसकी जो भी इन्वेंशन है वो उसका इंटेलेक्चुअल एसेट बन जाता है और कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता या कॉपीराइट नहीं कर सकता।
और जो बंदा उस बंदे की इन्वेंशन को यूज़ करेगा डायरेक्टली उस बंदे को क्या है उसके पैसे मिलेंगे। इससे क्या है कि जो इनोवेशन और इन्वेंशन या क्रिएटिविटी की इन्वायरमेंट है वो बढ़ती है और लोग इस फील्ड में आते हैं रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के, जिससे फिर क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होती है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट जो कि राइट डिसीजंस ले सके एट एक्यूरेट टाइम। अगर अभी हम पाकिस्तान के सिनेरियो पर नज़र दुराएं तो ये चीज़ हमें काफ़ी नज़र आएगी कि पाकिस्तान में मोस्टली ही हार्डली ही कोई गवर्नमेंट 5 ईयर्स पूरे करती है, जिससे क्या है कि मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाता है और जो अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वो फिर क्या कॉज करती है इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी को। अभी अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें कि तो जैसे ही गवर्नमेंट टॉपल हुई है, न्यू गवर्नमेंट की जैसे ही आई है, उससे अब क्या है कि लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी है कि पता नहीं ये गवर्नमेंट चलेगी नहीं चलेगी। जो जिस गवर्नमेंट जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे लोगों के या जो पॉलिसी उन्होंने दी थी उस पर भी अब क्वेश्चन मार्क है कि क्या न्यू गवर्नमेंट उसको चेंज कर देगी या कंटिन्यू करेगी। अब इससे क्या है कि ओवरऑल जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो नेगेटिव है, जिसका असर अब इकानमी पे भी पड़ रहा है और जो इकानमी है वो इम्प्रूव होने की बजाय और ज़्यादा नीचे जा रही है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस चेक कर गया। अब एक जो न्यू गवर्नमेंट जब आती है तो मोस्टली हमारे यहाँ तो ऐसा ही देखा गया कि वो पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को चेंज कर देती है। अब रोज़ रोज़ 5 साल भी अगर एक गवर्नमेंट पूरे नहीं करती, उससे पहले ही चली जाती है, तो इसका मतलब है कि मुल्क में तो हर 2-3 साल बाद पॉलिसीज़ ही चेंज हो रही हैं। मुल्क की कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, जिससे क्या है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी भी आती है और जो इन्वेस्टर्स हैं लोकल प्लस फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो फिर हेजिटेट करते हैं ऐसे मुल्क में इन्वेस्ट करने से जिधर गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है। और इकानमी फिर क्या है कि वो इसका बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इकानमी पे इन ओवरऑल। सो हम बात कर सकते हैं कि हेल्दी क्लाइमेट फॉर ग्रोथ इन जीडीपी पर कैपिटा एंड लेबर प्रोडक्टिविटी, जो उसके मेन फैक्टर तो है ह्यूमन कैपिटल डीपनिंग, फिजिकल कैपिटल डीपनिंग और टेक्नोलॉजी को बेहतर से बेहतर बनाना। और यही जो चीज़ें हैं और प्लस जो मार्केट है, जो कम्पिटिटिव मार्केट है, उसको बेहतर से बेहतर करने में गवर्नमेंट जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है और अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू इन सारी चीज़ों को सपोर्ट कर सकती है। तो अगर गवर्नमेंट अपना रोल अच्छे से प्ले करे तो डेफिनेटली एक जो मुल्क है उसका जीडीपी पर कैपिटा इंप्रूव हो सकता है और जो मुल्क है वो तरक्की कर सकता है। थैंक यू फॉर योर